नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और पढ़ाई जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मानव जनन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कमबैक सीरीज में जो हम जूलॉजी और बॉटनी को पैरेलली चलाएंगे, तो ये जो है चैप्टर है जूलॉजी का, जिसका नाम है मानव जनन। तो देखिए, मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का जनन होता है, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जनन क्यों होता है। जनन जो है किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए होता है। जैसे कि कोई जीव है, वो जीव तो एक निश्चित समय बाद मर जाता है, लेकिन वो जनन करता है, इसलिए वो प्रजाति कभी भी नहीं मरती। जैसे कि मानव पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन अगर किसी एक मानव को देखे तो वो एक निश्चित आयु के बाद मर जाता है। तो जनन की जो आवश्यकता है वो इसलिए है निरंतरता के लिए। और मानव में जो है लैंगिक प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जनन यानी कि जिसमें जो है दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, और फिर उनसे जो है एक युग्मनज बनता है, और फिर एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो मानव जो है लैंगिक जनन करता है, और मानव जो है अंडे नहीं देता, सीधे जीव को जन्म देता है, यानी कि जरायुज है। जरायुज। और लैंगिक जनन में बेसिकली क्या होता है, दो प्रकार के गैमीट होते हैं। ये हो गया अंडाणु और शुक्राणु। ये जो मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं एक। अब ये जो है अगुणित है दोनों, और ये द्विगुणित हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, विभाजन करता है और जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया में कितने चरण है वो सबसे हम पहले देख लेते हैं, यानी कि जनन, मानव जनन का जो रोड मैप है वो देख लेते हैं। तो अगर बात करें मानव जनन के प्रक्रमों की, तो सबसे जो पहला प्रक्रम है वो है युग्मक जनन। देखिए, जनन में दो प्रकार के जीव इवॉल्व होते हैं, एक नर और एक मादा। अब क्या होता है, सबसे पहले जो है इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि युग्मक जनन। नर में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस निर्माण को समझने के लिए हमें जो है इनके जो तंत्र है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है हम इनका निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और अगर बात करें इनकी समय की, तो नर में जो युग्मकों का निर्माण होता है ये होता है 10 से 14 की उम्र में शुरू होता है, और ये वृद्धावस्था तक भी चल सकता है, यानी कि किशोरावस्था में ही शुरू हो जाता है। जबकि अगर मादा की बात की जाए तो इसमें जो है 3 माह भ्रूण, जब मादा भ्रूण के रूप में होती है अपनी माँ के गर्भ में 3 माह की, तभी से जो है इसके अंदर युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है, और लगभग 50 लाख के आसपास युग्मक जो है बनने शुरू हो जाते हैं, और ये जो है चलती है लगभग 50 वर्ष तक। इसके बाद में जो है इनका निर्माण नहीं होता। तो जो है युग्मकों का निर्माण होने के बाद जो है होता है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि वीर्य सेचन। इसका मतलब क्या है कि शुक्राणुओं को जो है मादा जनन पथ में स्थानांतरण करना, यानी कि उनको भेज देना। और अब स्थानांतरण हो गया, बन गए, स्थानांतरण हो गया। अब क्या होता है, अब होता है निषेचन, यानी कि वो जो दोनों युग्मक है, मेल गेमेट एंड फील गेमेट, इन दोनों का संलयन, फ्यूजन। तो उसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन, यानी कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर जो है कोरक पुट्टी रचना, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों गेमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो बनता है युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या करता है, युग्मनज बड़ा होता है, वृद्धि करता है और विभाजन करता जाता है। तो ये विभाजन करते करते जब एक ऐसा स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ये युग्मनज जो है अब विभाजन करेगा, और विभाजन करके बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। और फिर क्या होता है, अंतरोपण। अंतरोपण क्या है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, गर्भ में जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है कुछ इस तरीके से, तो अब जो है इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए जो है इसको मादा के शरीर से कनेक्ट होना पड़ेगा।
तो जो गर्भाशय की जो भित्ति है, दीवार है, उसके ऊपर जो है ये चिपक जाता है और उसको हम बोलते हैं अंतर रोपण, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका रोपण होना, गर्भ की भित्ति से चिपक जाना। फिर जो है गर्भावधि, यानी कि मानव की अगर बात करें तो गर्भावधि जो है 9 से 9.5 महीने तक का टाइम होता है। यानी भ्रूण का परिवर्तन, अब जो ये भ्रूण है जो चिपक गया है, इसका परिवर्तन होता है, ये विकसित होता है, इसमें हड्डियां, दिमाग, दिल, फेफड़े सारे विकसित होते हैं धीरे धीरे करके, और 9 महीने तक जो है ये पूरी तरीके से विकसित होकर तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है बधाई वाला मूवमेंट, यानी कि प्रसव, शिशु का जन्म लेना। फिर जो है शिशु का जन्म होता है। तो ये जो सारा प्रक्रम है इसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना था जननांगों के बारे में। तो हम पहले देख लेते जननांगों के प्रकार, यानी कि इनका जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। सॉरी, प्राथमिक जो कि पूरी तरीके से इवॉल्व है, यानी कि इनके बिना जो है जनन संभव ही नहीं है। और द्वितीयक जो सहायक अंग है, यानी कि जैसे कोई स्थानांतरण करवाना हो गया गेमेट्स का, और उनको संचरण करना हुआ, संचित करना हुआ, या फिर कोई स्त्रावण वगैरह करना है, इनके लिए जो काम आते हैं। प्राथमिक कौन से, जिनका काम है युग्मक बनाना और कुछ हार्मोन स्त्रावण करना। ये दो है, एक है वृषण जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना, और अंडाशय जिसका काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करना। इन 2 को छोड़ करके बाकी सारे द्वितीयक जननांग है। तो अब हम जो है नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र जो है श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र यानी कि जो हमारी कमर का भाग होता है यहाँ पर, ठीक है। और नर जनन तंत्र जो है इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वृषण जो कि प्राथमिक अंग है, और सहायक नलिकाएं, और सहायक ग्रंथियां, और बाह्य जननेंद्रिय। अब इसमें क्या आता है, एक तो आता है शिश्न और एक आता है वृषण कोश। ये सभी हम जो अभी डायग्राम बना के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर ग्रंथियों में बात करें तो शुक्राशय, प्रोस्टेट, कंद्रमुत्पथ ग्रंथि, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। और सहायक नलिकाओं की अगर बात करें तो वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, ये 4 प्रकार की जो है सहायक नलिकाएं इसमें इवोल्व रहती है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका एक जो है ओवरऑल डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वृषण। एक जोड़ा वृषण, यानी कि 2 वृषण जो है हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है गेमेट्स बनते हैं, इनके अंदर जो है गेमेट्स बनते हैं। फिर जो है गेमेट्स जाते हैं एक ऊपर नलिकाकार संरचना है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं अधिवृषण। और फिर अधिवृषण के बाद एक नलिका जो इनको लेके जाती है आगे, उसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक की मदद से जो है आगे आते हैं। और फिर यहाँ पर आ जाती है शुक्राशय ग्रंथि। अब जब ये शुक्रवाहक दोनों तरफ से आते हैं और शुक्राशय ग्रंथि से मिलके जो शुक्राशय ग्रंथि का जो पदार्थ स्त्रावण है वो जब शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है, तो फिर जो आगे जो ये नलिका जाती है इसको हम बोलते हैं स्खलनीय वाहिनी। और फिर इसके ऊपर ये जो मूत्र मार्ग है इसके ऊपर जो है एक ग्रंथि पाई जाती है प्रोस्टेट, इसको हम पुरस्थ ग्रंथि भी बोलते हैं। और फिर इसका सिक्रेशन भी इसके साथ मिल जाता है। तो इसके बाद जो है आगे एक ग्रंथि आती है कंदमूत्र ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल। और फिर जो है ये मूत्राशय मुख की मदद से बाहर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है बनता है, यहाँ से ये सारा जो है ये इस डक्ट सिस्टम, ये नलिका तंत्र के द्वारा बाहर की ओर स्खलित कर दिया जाता है। और इसका अगर आप डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये जो मूत्राशय आपको नजर आ रहा है, ये नलिकाएं जो है शुक्रवाहक, ये इसके पीछे से जाके आ रही है। यानी कि जो
मूत्राशय है उसके पीछे से जो है नलिकाएं जा रही है और ऊपर से आ रही है, और ऊपर से आने के बाद शिश्न से होते हुए बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये सारी ग्रंथियां है इसके अंदर, और ये जो है इतनी सारी डक्ट्स जो कि इसके ट्रांसपोर्ट में काम आती है। और ये जो है ये है बाह्य जननेंद्रिय शिश्न। अब इसके अंदर जो है आगे ये जो मुंड इस तरीके का कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं शिश्न मुंड। और यहाँ से जहां से जो है ये बाहर की तरफ खुलती है मूत्र मार्ग, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय मुख। और इसके ऊपर जो है एक स्किन पाई जाती है, एक ढीली स्किन पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं अग्रच्छद। तो ये जो डायग्राम हमने देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिस की, यानी कि वृषण की। तो ये जो है प्राथमिक अंग है, क्योंकि ये गेमिट बनाता है। और ये एक जोड़ा पाया जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि दो पाए जाते हैं, एक जोड़ा। और ये जो है अंडाकार शेप का होता है कुछ, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 से 5 सेमी, और इसकी जो हाइट है वो 2 से 3 सेमी। ये जो है गुहा जो होती है, उदर गुहा, उसके बाहर पाया जाता है। उदर गुहा के बाहर की और एक थैली, जिसको हम बोलते हैं वृषण कोष। ये जो कुछ इस तरीके की उधर के बाहर जो है थैली पाई जाती है, जिसको हम वृषण कोष या स्क्रोटम बोलते हैं। अब इस स्क्रोटम के जो है अंदर एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। अब ये बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनको जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रखना होता है बॉडी से, यानी कि बॉडी का जो तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान कम रखती है ये स्क्रोटम, इसीलिए ये शरीर के बाहर पाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है शुक्राणु जनन में सहायक है कम तापमान। अगर तापमान अधिक होगा तो शुक्राणु के लिए सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए। तो अब अगर ये जो दो जोड़े जो एक जोड़ा वृषण जो है, इसके अगर एक वृषण को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर जो मेन पार्ट है वो जो है पालियों में बंटा होता है। इस तरीके से जो वृषण है वो इस तरीके से पालियों में बंटा होता है। ये आप देख सकते हो, लगभग 250 के आसपास इसमें पालियां होती है। और प्रत्येक, और इसके अंदर आप ये नलिकाएं देख रहे हैं कुछ इस तरीके से कुंडलित, ये कुंडली के आकार की नलिकाएं 2 से 3, 1 से 3 नलिका हो सकती है प्रत्येक पाली के अंदर। तो ये पाली है, इनके अंदर इतनी सारी नलिकाएं हो सकती है। अब होता क्या है, ये जो नलिका है इसको हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। अब ये नलिकाएं जाती है आगे, और एक साथ जब मिलती है तो कुछ इस तरीके से जाली का निर्माण होता है। ये सारी 200-250 नलिकाएं सारी जब मिलके आगे जाती है तो ये जो है कुछ इस तरीके से जालीनुमा संरचनाएं बनाती है, जिनको हम बोलते हैं वृषण जालिका। और ये वृषण जालिका क्या करती है फिर आगे, ये जो अधिवृषण आप देख रहे हो बाहर, अधिवृषण, इसके अंदर जाता है। फिर ये यहाँ पर जो है गेमेट्स बने, यानी कि शुक्राणु बने, फिर इस जाली की मदद से यहाँ पर आते हैं। फिर आगे जो है कुछ इस तरीके की नलिकाएं लगी होती है इसको वृषण अधिवृषण तक ले जाने के लिए, उनको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। अब शुक्रवाहिका की मदद से यहाँ आते हैं, फिर अधिवृषण से होते हुए ये चले जाते हैं शुक्रवाहक में। अब शुक्रवाहक से आगे जो है ग्रंथियों से होते हुए जो है शिश्नमुंड के थ्रू बाहर की तरफ स्खलित होते हैं, जैसा कि हम पहले वाले डायग्राम में समझे थे। तो अब ये जो है शुक्राणु बनते कहाँ है? यहाँ शुक्रजनक नलिका में। ये जो शुक्रजनक नलिका आप देख पा रहे हो इसके अंदर बनते हैं। अब ये शुक्रजनक नलिका जो है गोल गोल नलिका है एक। अगर हम इसको काट के देखें, अगर ये गोल गोल कुछ इस तरीके की नलिका है, ये इस तरीके की कुंडली तो गोल गोल नलिका है इस तरीके से। तो अगर हम इसको यहाँ से काट के देखें, काटेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी ये। अगर इसको काट के देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है। एक है नर जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल्स, यानी कि सर्टोली कोशिकाएं। अब इनका क्या काम है? ये जो है इसका काम है शुक्र जनन का। तो यहाँ पर जो नर जनन सेल है ये क्या करती है, यहीं से शुक्राणु बनते हैं। इसके अंदर स्तरित है, स्तरित होने का मतलब लाइनिंग, यानी कि अंदर की तरफ से जो है इसके ऊपर
अंदर का आवरण ऐसे समझ जाइए आप, अंदर का आवरण यानी कि इस कोशिका के अंदर से जो है ये कोशिकाएं जो है चिपकी हुई है, लगी हुई है। और इनका क्या काम क्या है, शुक्र जनन का। अब ये जो नर दो प्रकार की कोशिकाएं जो इसके अंदर है, अब ये नर जर्म सेल जो है यही आगे चल करके शुक्राणु का निर्माण करती है, और ये वाली जो सर्टोली सेल है ये इसका सहयोग करती है पोषण वगैरह में। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा वृष्ण, जिसका डायग्राम हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब इसके अंदर की जो शुक्राणुजनक नलिका है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर पालिकाएं जो बनी हुई थी, जिसके अंदर थी शुक्र जनक नलिका। अब इस शुक्र जनिक नलिका को अगर यहां से काट के देखा जाए इस तरीके से, तो ये जो है ये बहुत सारी नलिकाएं इधर, तो ये एक दो इस तरीके से बहुत सारी नलिकाएं जो है शुक्रवाहक, ये जो एक पाली है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं हैं, और बाकी जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं अंतराली अवकाश, जिसके अंदर जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ ये ब्लड वेसल पाई जाती है, यानी कि रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। तो हम बात करते हैं ये जो नलिका है इसके अंदर की, तो इसके अंदर हमने देखा था कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है नर जर्म सेल, जो कि क्या करती है, इसको हम बोलते हैं शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। ये जो अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये दूसरी जो कोशिका है ये सर्टोली सेल, जो कि पोषण प्रदान करती है इस कोशिका को। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कोशिका है ये इससे जुड़ी हुई है। ये जब स्पर्मेटोगोनिया जब विभाजन करती है तो इससे जुड़ती है, इससे पोषण प्रदान करती है, फिर जो है शुक्राणु के रूप में परिवर्धित होती है। तो इसका काम है पोषण देने का। और इसके बाहर यानी कि दो नलिकाएं जो है इसके अंदर की, इसके बाहर का जो है ये अंतराली अवकाश, इसके अंदर पाई जाती है कुछ प्रतिरक्षात्मक सेल और कुछ रुधिर वाहिकाएं, अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका जो है इसका काम क्या है, पुंजन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण। इसके अंदर जो है मेनली टेस्टोस्टेरोन है आदि हार्मोन जो है इसके अंदर आते हैं। और ये जो बीच का जो अवकाश है जहां पर ये आपको जो है स्पर्म दिख रहा है, ये है अवकाशिका, यानी कि इसके जो बीच का जो पार्ट है अवकाशिका, जहां से बनने के बाद ये जो आएगा बाहर, शुक्राणु जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो ये जो है अवकाशिका में बनते हैं, और अवकाशिका से जाते हैं वृषणजालिका में, और फिर वृषणजालिका से होते हुए शुक्रवाहिका की मदद से अधिवृषण में चले जाते हैं। और अधिवृषण के बाद जो है शुक्रवाहिका से एक नलिका है जिसका नाम है शुक्रवाहिका, इससे होते हुए स्खलनीय वाहिनी से, और फिर इनका आगे स्खलन होता है बाहर की ओर। तो ये जो है मैंने एक शुक्रवाहिका बनाई थी, इसको भी आप जो इसका भी सेम ही है ये। तो ये जो है शुक्रवाहिका, यहाँ से जो शुक्राणु बन रहे हैं और पूरे जाने के लिए जो डक्ट सिस्टम है, यानी कि जो नलिकाओं का जो तंत्र है वो इस प्रकार है। अब इनके बीच में कुछ ग्रंथियां भी आती है, तो उन ग्रंथियों में क्या क्या सीक्रेट होता है और उनका क्या क्या योगदान है वो भी देख लेते हैं। तो बात करें नर सहायक ग्रंथियों की, तो मेनली जो है 3 ग्रंथियां पाई जाती है, एक शुक्राशय पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब जो है इसमें ये जो तीनों ग्रंथियों के सीक्रेट, अगर इन तीनों को मिला दे तो इसको हम बोलते हैं शुक्रीय प्लाज्मा। तो वीर्य जो है शुक्रीय प्लाज्मा और शुक्राणु को मिलाने पर बनता है। शुक्रीय प्लाज्मा का बहुत महत्व है, क्योंकि शुक्राणुओं को जो है परिपक्वता और गति देने के लिए ये काम आता है, तब जाके पूरा वीर्य बनता है। देन इसके अंदर जो है ये जो शुक्रीय प्लाज्मा है ये कौन कितना सीक्रेट करता है, तो 60 to 70% जो है शुक्राशय से जो सीक्रेट होता है वो होता है, और इसके अंदर जो है 20 से 30% भाग पुरस्थ ग्रंथि वाला जो सीक्रेशन है उसका, और 5 से 10% बल्बो यूरिथ्रल से जो सीक्रेट होता है वो। और ये पूरा जो है कुल मिला के बनाता है शुक्रीय प्लाज्मा, जो कि फिर शुक्राणुओं के साथ मिल जाते हैं। इसके अंदर होता है फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम,
इसके अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं और होता है कैल्शियम। और बल्बो यूरेथ्रल जो श्रावण करती है उसके अंदर होती है श्लेष्मा, जो कि स्नेहन के काम आती है, चिकनी होती है जो कि स्नेहन के काम आती है, और जो कि ताकि जो है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स घर्षण को कम किया जा सके। और ये जो पीनस है, और ये सब होता कैसे है, इसका स्त्रावण पीनस के अंदर, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें पीनस के अंदर उद्घर्षण होता है, जिससे कि इन सब का स्त्रावण होता है। अब ये जो है बना होता है कुछ विशेष प्रकार के उत्तकों से, जो कि इस घर्षण से क्या करते हैं, अपने अंदर रक्त भर लेते हैं और एक टेंशन क्रिएट होता है। बाद में उद्घर्षण होता है, फिर इसका स्त्रावण होता है। तो ये जो हमने देख लिया पूरा का पूरा जो नर जनन तंत्र था। अब हम देखेंगे युग्मक जनन। तो युग्मक जनन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, एंड अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कमेंट में एक बार ज़रूर बताना अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो कि आपको वीडियो कैसा लगा।